तो यहाँ पर लेकर आ गए हैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आप फिर से आपके लिए सभी के लिए, ठीक है। तो सभी लोग क्या करेंगे, जुड़ जाएंगे और अच्छी तरीके से अपना तैयारी बना के रखें, क्योंकि आपका एग्ज़ाम बहुत जल्द होने वाला है। और 24 तारीख को 2 बजे मतलब आपका एग्ज़ाम होगा दूसरी टाइम। तो आप समझ लीजिए आपके लिए पेपर्स जो है ना बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है ना, बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो सभी लोग क्या करना है, वीडियो को ज़रूर शेयर कर देना है। साहित्यिक हिंदी की बात करेंगे और इसमें आपको मैं बता दूं 301 डीजे आपका हो जाएगा और सारे प्रश्न इसमें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये चीज़ें तो आप लोग जानते ही हैं, प्रारंभ 15 मिनट आपके इसलिए दिए जाते हैं और सारी चीज़ों को बताना जरूरी नहीं है हर एक परीक्षा में। तो छायोदत्तर युग के कहानीकार कौन है, जैनेन्द्र कुमार आपके हो जाएंगे। और हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु आपका हो जाएगा। और हंस पत्रिका का जितने भी प्रश्न में बता रहे हैं ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले प्रश्न है, मोस्ट आईएमपी वाले प्रश्न है और सही प्रश्नों को जरूर पढ़ना है। हंस पत्रिका के संपादक प्रेमचंद्र आपको हो जाएंगे। गोदान की विधा क्या है, उपन्यास है, ठीक है। और हिंदी प्रदीप के संपादक कौन है, तो बाल कृष्ण भट्ट आपके हो जाएंगे, ठीक है। और कामायनी के रचनाकार जयशंकर सभी लोग जानते हैं। और रामधारी दिनकर किस काव्य धारा कवि हैं, तो प्रगतिवादी धारा के कवि हैं, ठीक है। ये जरूर आप कर दीजिएगा। उसके बाद आधुनिक युग की मीरा कौन हुए, महादेवी वर्मा जो है आधुनिक युग की मीरा हैं। जयशंकर प्रसाद का ब्रजभाषा में रचित काव्य ग्रंथ कौन सा हो जाएगा, चित्राधार आपका हो जाएगा। सुमित्रानंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला कब, चिदम्बरा के लिए मिलता है, किसके लिए, चिदम्बरा के लिए। आदमियों को मक्खी बना, देखिए अब आपका गद्यांश आ जाए, क्या आ जाएगा, गद्यांश आपका आ जाएगा। तो गद्यांश को चलिए हम लोग करते हैं अच्छी तरीके से, क्या हो जाएगा इसमें, ध्यान दीजिएगा। आदमियों को मक्खी बनाने वाला कामरूप का जादू नहीं, मक्खियों को आदमी बनाने वाला जीवन का जादू। होम की सबसे बुढ़िया मदर मार्गरेट, कद इतना नाटा कि उन्हें गुड़िया कहा जा सके। पर उसकी चाल में गजब की चुस्ती, कदम में फुर्ती और व्यवहार में मस्ती। हंसी उनकी यों की मोतियों की बोरी खुल पड़ी और काम यों की मशीन मात माने। भारत में 40 वर्षों में सेवा में रसलीन जैसे और कुछ उन्हें जीवन में अब जानना भी तो नहीं। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ आपको लिखना है, संदर्भ लिख दीजिएगा। अब व्याख्या देखिए क्या हो जाएगा, प्रस्तुत रेखांकित अंश में लेखक नर्सिंग होम की सबसे वृद्ध नर्स मदर मार्गरेट, ठीक है ना, मार्गरेट व्यक्तित्व के संबंधित अनुभव बताते हैं। मदर मार्गरेट का वृद्ध अनुभवशील चमत्कारिक व्यक्तित्व ऐसा था जैसे कि कथा प्रसंगों में क्षण भर में चमत्कार करने वाला कामरूप का जादू हो। इसके विषय में भी अनेक आश्चर्यजनक बातें सुनी हैं। आदमियों को मक्खी बनाने वाला जादू, लेकिन यहाँ साक्षात देखा ही नहीं बल्कि अनुभव भी किया। मदर मार्गरेट के जादूगरी व्यक्तित्व के रूप में आज सामने देखा है, जो अपनी ममता, स्नेह और सेवा के व्यक्ति को वश में करके मक्खी बना देती है। अर्थात वह दीनहीन रोगी को, जिसे कोई स्पर्श भी करना पसंद नहीं करता था, उसे घृणा की दृष्टि से देखता है और ऐसे रोगी को वह अपनी सेवा से स्वस्थ, प्रसन्न, आनंदित, हंसता खेलता मस्त व्यक्ति बना देती है। वह किसी जादू से कम नहीं है। ऐसा जादू जो मदर मार्गरेट के पास था, वे देखने में गुड़िया सी लगती है। उसका कद बहुत छोटा है, किंतु आचरण में बिजली जैसी चुस्ती फुर्ती और व्यवहार में मस्ती है। उसका हंसना ऐसा निर्मल और पवित्र है, छोटे छोटे दांत जैसे कोई मोतियों की बोरी ही खुलकर बिखर गई हो। काम में इतनी तेजी कि मशीन भी हार जाए, मानो वे कोई व्यक्ति न होकर मशीन हो। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने किस व्यक्तित्व का चित्रण किया है, नर्सिंग होम की सबसे वृद्ध मदर मार्गरेट के व्यक्तित्व का चित्रण किया है। मदर मार्गरेट पर कौन सा जादू था, तो मदर मार्गरेट पर मक्खियों को आदमी बनाने वाला जीवन का जादू था। मदर मार्गरेट की काम करने की स्थिति क्या चित्रण किया है, तो मदर मार्गरेट की काम करने की स्थिति ऐसी है कि मशीन मात माने। अथवा में देखिए एक चीज़ और इसमें आपको दे रखा है, क्या दे रखा है कि अशोक का वृक्ष जितना भी मनोहर हो उतना ही रहस्यमय हो। अशोक के वृक्ष से लिया गया है, आप देख लीजिएगा इसको, ठीक है ना। और इसमें देखिए संदर्भ आपको लिख देना है, ललित निबंध अशोक के फूल से लिया गया और इसकी लेखक कौन है, ललित निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। इसमें क्या है, अशोक का वृक्ष जितना भी मनोहर हो, जितना भी रहस्यमय हो, जितना भी अलंकारमय हो, परंतु वह उस विशाल सामंत सभ्यता की परिष्कृत रुचि का ही प्रतीक, जो साधारण प्रजा के परिश्रमों पर चली थी या पली थी, उसके रक्त के कणों को खाकर बड़ी हुई थी और लाखों करोड़ों की उपेक्षा से जो समृद्ध हुई थी। वे सांपंत उखड़ गए, समाज ढह गए और दिनोत्सव की धूमधाम भी मिट गई। संतान कामिनियों को गंधर्वों से अधिक शक्तिशाली देवताओं का वरदान मिलने लगा।
पीरों ने, भूत भैरवों ने, काली दुर्गा ने, यक्षों की इज्जत घटा दी, दुनिया अपने रास्ते चली गई, अशोक पीछे छूट गया। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ आपको लिखना है, मैंने आपको बता दिया है संदर्भ इसका। ठीक। व्याख्या देखिए, प्रस्तुत रेखांकित अंश में लेखक कहते हैं कि अपने अनेक सुंदर स्त्रियों के आकर्षण का केंद्र होने के बाद भी अशोक के वृक्ष को सामंतवादी सभ्यता का प्रतीक ही माना गया है। जो सामंती सभ्यता जनमानस के परिश्रम पर ही फली फूली थी, जिन सामंत शासकों ने जन सामान्य के अधिकारों को छीना था, उसकी खून पसीने की संपत्ति से अपने खजाने भरे थे, उनका रक्त पीकर ही महाशक्तिशाली बने थे, उन्हीं सामंतों ने अशोक के वृक्ष को प्रतिष्ठित एवं सम्मानित किया है। अशोक का वृक्ष जितना भी मनोहर हो, जितना भी रहस्यमय हो, वाक्यांश में कौन से रहस्य की ओर संकेत किया गया है? सिद्ध सामंतवादी सभ्यता और प्राचीन साहित्य व संस्कृति में अशोक की भूमिका, अशोक के स्थान के रहस्य की ओर संकेत किया गया है। प्रस्तुत पद्यांश में अनुसार सामंतों के उखड़ने का क्या कारण है? तो लाखों करोड़ों साधारण प्रजा के लोगों की उपेक्षा करने के कारण सामंत उखड़ गए। यक्षों की इज्जत किसने घटा दी? तो पीरों ने, भूत भैरवों ने, काली और दुर्गा आदि ने यक्षों की इज्जत घटा दी। अशोक का वृक्ष किसका प्रतीक है? तो अशोक का वृक्ष सामंतवादी सभ्यता का प्रतीक है। सामंत सभ्यता किसके आधार पर पली बढ़ी? तो सामंत सभ्यता जनमानस के परिश्रम पर फली फूली। ठीक है ना। सामंत कमीनियों को किसका शक्तिशाली वरदान मिलने लगा? तो सामंत कमीनियों को शक्तिशाली देवताओं का आशीर्वाद मिलने लगा। निम्नलिखित पद्यांशों पर आधारित आपको प्रश्नों को उत्तर देना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। व्यापक ब्रह्म समय थलपूरन है हमहु पहचानती, बिना मैं पिना नंदलाल बिहाल सदा हरिचंद न ज्ञान ही ठानती है, तुम उद्धव यही कहियो उनसे हम और कछु नहीं जानती है, पिय प्यारे तिहरे निहारे बिना आखिया दुखिया नहीं मानती है। गोपियाँ व्यापक ब्रह्मा को किस रूप में मानती हैं, आपको ये बताना है। तो किस रूप में मानती हैं? ब्रह्मा को सर्वव्यापी मानती हैं। क्या मानती हैं? सर्वव्यापी मानती हैं। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। गोपियाँ सदैव किसके बिना बिहाल रहती हैं? तो गोपियाँ सदैव श्री कृष्ण के बिना बिहाल हैं। गोपियाँ उद्धव से क्या कहती हैं? तो गोपियाँ उद्धव से श्री कृष्ण के पास जाकर यह कहने के लिए कह रही हैं कि वे ज्ञान मार्ग आदि की कोई बात नहीं जानती तथा उसकी दुखियारी आंखें श्री कृष्ण के दर्शनों के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं स्वीकार करने के लिए तैयार है। इस पद्यांश में प्रयुक्त छंद का नाम लिखिए। तो इस पद्यांश में सवैया छंद है। पाठ का शीर्षक आपको लिख देना है, स्वाति घटा गहराति मुक्ति पानी सौपूरी, केंधव आवति झुकती शुभ्र आभा रुचिरूरी, मीन मकर जल ब्याल निकीचल चिलक सुहाई, सो जनु चपला चमचमाती चंचल छवि छाई। प्रस्तुत पद्यांश में पाठ और कवि का नाम आपको लिखना है। प्रस्तुत पद्यांश कवियर जगन्नाथ रत्नाकर द्वारा रचित काव्य ग्रंथ गंगावतरण से हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक से काव्य विभाग में संकलित गंगावतरण शीर्षक से उद्धृत है। गंगा से धरती पर उतरी है। गंगा ब्रह्मा जी कमंडलू से निकलकर आकाश से धरती पर उतरी है। आकाश से धरती पर उतरती हुई गंगा की श्वेत धारा को देखकर कैसा प्रतीत होता है? तो आकाश से, ध्यान दीजिएगा, आकाश से धरती पर उतरती हुई गंगा की श्वेत धारा को देखकर कैसा प्रतीत होता था? तो आकाश से धरती पर उतरती हुई गंगा की श्वेत धारा को देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो मोतियों की आभा से परिपूर्ण स्वाति नक्षत्र में मेघों का समूह घूमड़ रहा हो, अथवा कोई श्वेत ज्योति धरती की ओर झुकती हुई चली आ रही हो। गंगा के निर्मल जल में किसकी चमक दिखाई दे रही? गंगा के निर्मल जल में मछलियों, मगरमच्छों और जल सर्पों की चंचल चमक दिखाई दे रही है। गंगा के निर्मल जल में मछलियों, मगरमच्छों और ये आपको मैंने बताया गंगा के प्रकार शोभा पा रही थी। किस प्रकार, मतलब सर्पों की चमक किस प्रकार शोभा पा रही थी, आपको ये बताना है। तो गंगा के निर्मल जल में मछलियां, मगरमच्छों और जल सर्पों की चमक ऐसी शोभा पा रही थी मानो चंचलता से परिपूर्ण बिजली चमचमा रही हो। निम्नलिखित किसी एक लेखक का जीवन परिचय आपको लिखना। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, हरिशंकर परसाई। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जीवन परिचय। साहित्यकार कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का जन्म सन 1906 ईस्वी में उत्तर प्रदेश राज्य के सहारनपुर में देवबंद के ब्राह्मण परिवार में हुआ था। पिता का नाम पंडित रमादत्त मिश्र था, जो कर्मकांडी ब्राह्मण थे। स्वाध्याय से हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी भाषाओं का गहन अध्ययन किया। संस्कृत पाठशाला में शिक्षा प्राप्त की। राष्ट्रीय आंदोलनों में भाग लिया। 9 मई सन 1995 ईस्वी में यह महान साहित्यकार का देहावसान के बाद ब्रह्मलोक में विलीन हो गए। कृतित्व रचनाएं की बात करेंगे। प्रभाकर के विविध रचनाओं के कृतित्व निम्नलिखित है। रेखा चित्र में नई पीढ़ी के विचार, जिंदगी मुस्कुराई, माटी हो गई सोना, भूले बिसरे चेहरे।
लघु कथा में आकाश के तारे, धरती के फूल, संस्मरण में दीप जले, शंख बजे, ललित गण निबंध में क्षण बोले, कण मुस्काए, बाजे पायलिया के घुंघरू, संवादित पत्र में नया जीवन विकास आपका हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र, जगन्नाथ रत्नाकर, मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त जीवन परिचय। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के चिरगांव नामक स्थान पर सन 1886 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता सेठ रामचरण गुप्त हिंदी साहित्य प्रेमी थे। घर पर ही अंग्रेजी, संस्कृत एवं हिंदी का अध्ययन करने वाले गुप्त जी की रचनाएं वैश्योपकारिक नामक पत्र में प्रकाशित हुई। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को ये अपना गुरु मानते थे और इनके ही परामर्श से इनके काव्य में निखार आया। राष्ट्रीय विशेषताओं की काव्य रचनाओं में प्रधानता होने के कारण राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने राष्ट्रकवि की उपाधि दी। राष्ट्रकवि गुप्त जी का देहावसान 12 दिसंबर सन 1964 ईस्वी में हो गया था। इनकी रचनाएं कवि गुप्त जी के लगभग 2 महाकाव्य, 19 खंड काव्य, काव्य गीत, नाटिकाएं आदि लिखी जो निम्नलिखित है। रंग में भंग प्रथम काव्य संग्रह है, ठीक है ना, क्या है, रंग में भंग प्रथम काव्य संग्रह है। और महाकाव्य साकेत और यशोधरा, खंड काव्य में पंचवटी, जयद्रथ वध, द्वापर, नहुष आदि आपका हो जाएगा। भारत भारती में राष्ट्र भक्ति से ओतप्रोत प्रसिद्ध ग्रंथ है, जिनके कारण वे राष्ट्र कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए। अन्य काव्य ग्रंथ किसान, शकुंतला, जय भारत, विष्णुप्रिया, प्रदक्षिणा, त्रिपथका, कुणाल गीत आदि आपको हो जाएंगे। पद्यबद्ध रूपक, अनघ, तिलोत्तमा, चंद्रहास, अनुदित नाटक में स्वप्नवास, वद्यतम भास आपका। पंचलाइट कहानी के उद्देश्य, प्रकाश डाली परिचय। सुप्रसिद्ध आंचलिक कहानीकार फणीश्वर नाथ रेणु की आंचलिक कहानी है, जिसमें पेट्रोमैक्स को ही गांव वाले पंचलाइट या पंचलैट कहते हैं। इसके माध्यम से आपको पंचलाइट को जरूर याद कर लेना है। पंचलाइट और ध्रुव यात्रा और बहादुर कहानी का, ये आपको याद कर लेना। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, 100% यही आएंगे। पहला पंचलाइट हो गया, दूसरा ध्रुव यात्रा हो गया, क्या हो गया, ध्रुव यात्रा हो गया, और तीसरा नंबर क्या हो गया, बहादुर हो गया, क्या हो गया, बहादुर हो गया। तो तीन के अलावा कुछ नहीं आएगा। आप इन तीनों को ही याद कर लीजिएगा, आपको बस कुछ नहीं पढ़ना, ये आप देख लीजिएगा, इसका प्रैक्टिस आपको दे दिया जाएगा वहाँ पे, ठीक है ना। मतलब इसका आपको PDF मिल जाएगा, कहाँ पे, टेलीग्राम चैनल SKM स्टडी के टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा। कहानी कला के तत्वों के दृष्टि से कर्मनाशा की हार आपको लिख देना है, ठीक है ना। चलिए आगे चलेंगे, आगे देखेंगे, और कर्मनाशा की हार का भी आप लोग पढ़ लेना है, ठीक है। तो ये इसके अलावा कुछ नहीं है। खंड का अपने जिले के आधार पर, क्या, अपने जिले के आधार पर इसको कर देना है, मतलब ये फिक्स है, ये सारी चीज़ें फिक्स हैं, आपको आनी ही आनी है। तो अपने जिले के आधार पर इसको आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें किसी को नहीं होनी चाहिए, ठीक। अब देखिए, संस्कृत भाषायाः महत्वम, संस्कृतस्य साहित्यम सरसम व्याकरणम सुनिश्चितम, तस्य गद्ये पद्ये च लालित्यम भावबोधम सामर्थ्यम अद्वितीयम द्युतिमाधुर्य वर्तते किम बहुनाचरित निर्माणार्थ यादृश सत्प्रेरणाम संस्कृत वाग्यां ददाति न तादृशम किंचिदयत् मूलभूतानां मानवीय गुणा न यादृशी विवेचना संस्कृत साहित्य वर्तते नान्यत्र तादृशी दया, दानम, शौचम, औदार्यम, अनुसूया, क्षमा अन्य चौन के गुणा अश्य साहित्य तस्य अनुशीलनेन संजायते, ठीक है ना। अनुवाद इसका करना है, संस्कृत साहित्य का सरस है और व्याकरण सुनिश्चित है। इसके गद्य और पद्य में लालित्य और भावों का बोध कराने की क्षमता और अद्वितीय कर्ण मधुरता है। अधिक क्या चरित्र निर्माण की जैसी उत्तम प्रेरणा संस्कृत साहित्य देता है, वैसा अन्य कहीं नहीं। दया, दान, पवित्रता, उदारता, ईर्ष्या या द्वेष रहित होना, क्षमा तथा अन्याय अन्य गुण के साहित्य के अनुशील है से उत्पन्न होते हैं, ठीक है। आपको ये कर देना है। आगे चलेंगे, आगे देखेंगे, निम्नलिखित श्लोकों में से किसी एक का संदर्भ से अनुवाद करना है। आकार सदृश प्रज्ञ प्रज्ञा सदृश आगमय सदृशारंभ आरंभ सदृशोदय आपका हो जाएगा। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक के संस्कृत दिग्दर्शिका के नृपति द्रिलिपा पाठ से अवतरित है, जो कि महाकवि कालिदास के रघुवंशम के प्रथम सर्ग से संकलित है। महाराज दिलीप अपनी विशाल शरीराकृत के समान ही विशाल बुद्धि वाले थे,
अर्थात अत्यधिक मेधावी थे। विशाल बुद्धि के अनुरूप ही उनका यह शस्त्र ज्ञान था, अर्थात उन्होंने विभिन्न शास्त्रों का गंभीर ज्ञान बहुत शीघ्र प्राप्त कर लिया था। अपने शास्त्र ज्ञान के अनुरूप ही वे किसी कार्य का प्रारंभ करते थे, अर्थात शास्त्रानुसार ही किसी कार्य में हाथ डालते थे और कार्यारंभ के अनुरूप ही उनकी फल सिद्धि होती थी, अर्थात शास्त्रानुसार कार्यारंभ के कारण उन्होंने सफलता भी अतिशीघ्र प्राप्त हो जाती है। निम्नलिखित में से किन दो प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में आपको देना है। संस्कृत साहित्य साहित्यस्य का विशेषता अस्ति, संस्कृत साहित्यम सरसम मधुरम च अस्ति। मैत्रेयी याज्ञवल्क्यम किम अपृच्छ्यत, तो मैत्रेयी याज्ञवल्क्यम केवलम अमृत 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 तव साधनम अपृच्छत आपका हो जाएगा। काश्य दर्शनेन सर्वम विदितम भवति, आत्मनः दर्शनेन सर्वम विदितम भवति आपका हो जाएगा। कस्य कामाय सर्वम प्रियम भवति, आत्मनः कामाय सर्वम प्रियम भवति आपका हो जाएगा। आगे लिखेंगे हास्य रस, क्या लिखेंगे? हास्य रस की परिभाषा लिखकर उसका उदाहरण आपको देना है। तो किसी काव्य या कविता को पढ़कर सुनकर आश्रय के मन में विकृत वेशभूषा वाणी चेष्टा आकार आदि से संबंधित स्थायी भाव हास्य जागृत होता है। तो विभावानुभाव आदि के संयोग से हास्य रस की उत्पत्ति होती है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा आप इसको। विंध्य के वासी उदासी तपोव्रतधारी महाबिनु नारी दुखारे, गौतम तीय तरि तुलसो कथा सुनभे मुनिवृंद सुखारे, हये शिला सब चंद्रमुखी पर से पद मंजुल कंज तिहारे, कीनी भली रघुनायक जू करुणा करी कानन को पगुधारे। श्लेष अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित आपको लिखना है। तो अलंकार की परिभाषा उदाहरण के बाद श्लेष शब्द का अर्थ है संश्लिष्ट अर्थात चिपका हुआ। जब काव्य या कविता में कोई शब्द एक बार प्रयोग होकर एक से अधिक भिन्न भिन्न अर्थों का बोध कराता है तो वहाँ श्लेष अलंकार होता है। उदाहरण, सुबरन को ढूंढे फिरत कवि व्यभिचारी चोर। दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित आपको लिखना है। 13 विषम न जारी में सम 11 कल तात, मतलब दोहा की बात आएगी, दोहा की बात आएगी तो 13 और 11 आप कर दीजिएगा। अगर सोठा की बात आएगी तो सोठा में आपको 11 और 13 कर देना है। ठीक है ना, कोई दिक्कत इसमें किसी को नहीं होनी चाहिए। ठीक, काव्य के मतलब आपको याद देखिए फर्स्ट और थर्ड यहाँ पर होगा, फर्स्ट और थर्ड में, और सेकंड और फोर्थ में आपका ये हो जाएगा लाइन में। ठीक, मतलब 11 काव्य के जिस छंद में प्रथम तृतीय चरणों में 13 और द्वितीय और चतुर्थ चरणों में 11 मात्राएं होती हैं और अंत में लघु गुरु होता है, वहाँ अर्धसम, यहाँ पे अतः यहाँ अर्धसम मात्रिक छंद है। काका काको धन हरे कोयल काको दे, मीठे वचन सुनाए कर जग अपनों कर ले। निम्नलिखित में किसी एक विषय पर निबंध आपको लिखना है, जैसे मेरा प्रिय खेल हो गया, शिक्षा का महत्व हो गया, भ्रष्टाचार कारण निवारण हो गया। सादा जीवन उच्च विचार पर हम लिखेंगे। सादा जीवन उच्च विचार का सिद्धांत मानव जीवन को सरल, सार्थक और उद्देश्यपूर्ण बनाने का मार्ग प्रशस्त करता है। यह जीवन शैली न केवल व्यक्तिगत सुख और शांति प्रदान करती है बल्कि समाज और पर्यावरण के लिए भी लाभकारी है। सादा जीवन का अर्थ है आडंबर और भौतिकता से दूर रहकर सरलता और संयम के साथ जीवन जीना, जबकि उच्च विचार का अर्थ है ऊंचे आदर्शों, नैतिकता और मानवीय मूल्यों को अपनाना। सादा जीवन का महत्व क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। आज के भौतिकवादी युग में मनुष्य धन, सुख, सुविधाओं और विलासिता के पीछे भाग रहा है। इस दौड़ में वह अपने आंतरिक सुख और मानसिक शांति को खोता जा रहा है। सादा जीवन अपनाकर व्यक्ति इस भौतिकता के चक्रव्यूह से बाहर निकल सकता है। सादगी से जीवन जीने वाला व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को सीमित करता है और अनावश्यक चीज़ों से दूर रहता है। इससे इसका जीवन तनाव मुक्त और संतुलित बनता है। सादा जीवन हमें प्रकृति के करीब लाता है। आधुनिक जीवन शैली ने पर्यावरण को गंभीर नुकसान पहुंचाया है, लेकिन सादगी से जीवन जीने वाला व्यक्ति प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करता है, वह फिजूल खर्ची से बचता है और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार बनता है। उच्च विचार का महत्व, सादा जीवन जीने के साथ साथ उच्च विचार रखना भी आवश्यक है। उच्च विचार वाले व्यक्ति का मन निस्वार्थ भाव से समाज और देश के कल्याण के लिए काम करता है। वह ईमानदारी, न्याय, प्रेम, सहानुभूति और सहयोग जैसे मानवीय मूल्यों को अपनाता है। उच्च विचार वाला व्यक्ति अपने जीवन को केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी जीता है। उच्च विचार हमें आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता प्रदान करते हैं। ये विचार हमें जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रेरित करते हैं और कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति देते हैं। महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद और अब्राहम लिंकन जैसे महान व्यक्तियों ने सादा जीवन और उच्च विचार के सिद्धांत को अपनाकर समाज और देश में नई दिशा दी।
सादा जीवन और उच्च विचार पर संतुलन की बात करेंगे तो सादा जीवन और उच्च विचार का संतुलन ही मानव के जीवन को सफल बनाता है। सादगी से जीवन जीने से हमारा शरीर और मन स्वस्थ रहता है, जबकि उच्च विचार हमारी आत्मा को पवित्र और उन्नत बनाते हैं। यहाँ संतुलन हमें आंतरिक खुशी और संतुष्टि प्रदान करता है। सादा जीवन जीने के लिए हमें अपने जीवन को सरल बनाना चाहिए। अनावश्यक वस्तुओं और सुविधाओं से दूर रहकर हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। साथ ही उच्च विचारों को अपनाकर हम समाज और देश के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वाह कर सकते हैं। निष्कर्ष की बात करेंगे तो सादा जीवन उच्च विचार का सिद्धांत मानव जीवन को सरल, सार्थक और उद्देश्यपूर्ण बनाता है। यदि हमें भौतिकता के बंधनों से मुक्त करता है और आंतरिक शांति प्रदान करता है। सादगी और उच्च विचारों को अपनाकर हम न केवल अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि समाज और देश के विकास में भी योगदान दे सकते हैं। इसलिए हमें सादा जीवन और उच्च विचार के सिद्धांत को अपनाना चाहिए और इसे अपने जीवन का अंग बनाना चाहिए। प्रेजते का संधि विच्छेद प्रधन एजते हो जाएगा। पावक का संधि विच्छेद पौधन क हो जाएगा। लब्ध का ल धन ध लब धन ध हो जाएगा। देश प्रेम में समास तत्पुरुष, पथभ्रष्ट में समास तत्पुरुष आपका हो जाएगा। अनायास में समास अव्ययी भाव आपका हो जाएगा। देखिए, अपने मोहल्ले में फैली गंदगी को सफाई करानी है तो नगर पालिका अध्यक्ष को एक शिकायती पत्र आपको लिखना है, क्योंकि आपको जल्दी जल्दी पढ़ना है, क्योंकि आपका एग्जाम होने वाला है, ठीक है। या अपने नगर में स्वास्थ्य अधिकारी को अपने मोहल्ले गंदगी के लिए एक पत्र आपको लिखेंगे। सेवा में नगर पालिका अध्यक्ष महोदय, नगर पालिका मुजफ्फरनगर, दिनांक 20/1/2024। विषय मोहल्ले में व्याप्त गंदगी के संबंध में महोदय, सविनय निवेदन है कि हमें दुख के साथ यह बताना पड़ रहा है कि पिछले कुछ दिनों से हमारे मोहल्ले में चारों ओर गंदगी का साम्राज्य फैला हुआ है, जिसके कारण हम मोहल्ला वासियों का सांस लेना भी कठिन हो रहा है। आप मेरी बातों को सुनिए और एग्जाम में जाकर छाप दीजिएगा। मोहल्लों की सड़कों पर जहां तहां गलियों में फेंके गए कूड़े कचरे ढेरों पर पशुओं का जमावड़ा लगा होता है। चारों ओर फैली गंदगी के कारण पूरे मोहल्ले में मक्खियों और मच्छरों का साम्राज्य स्थापित हो गया है, जिससे विविध प्रकार के संक्रामक रोग फैलने का भय रहता है। अतः आपसे निवेदन है कि हमारे मोहल्ले का शीघ्र अवलोकन कर साफ सफाई करवाई जाए, ताकि मोहल्ले वासियों को गंदगी से नरकीय जीवन से छुटकारा मिल सके। धन्यवाद। आपको यहाँ पर प्रार्थी का नाम, कचहरी रोड, मेरठ, उत्तर प्रदेश, दिनांक आपको डालना है, प्रत्यय पदाधिकारी प्रकल्प प्रश्न, गंतव्य में प्रत्यय, तबियत प्रत्यय, कर्तव्य में सब प्रत्यय, तबियत आपका हो जाएगा, दातव्य में तबियत प्रत्यय आपका हो जाएगा, ठीक है ना। विद्यालय में देखिए, अभिपरतः समय के योग से विद्यालय में द्वितीय विभक्ति आपका हो जाएगा। कृष्णस्य में क्या होगा, षष्ठी विभक्ति संबंध दिखाने के योग में। सुरेश शीर्षा खलवाट नाद, ये नाद विकार के योग से शीर्षा की तृतीया विभक्ति है। कृष्णम में परितः प्रति मतलब परितः प्रति शब्दों के योग में द्वितीय विभक्ति आपका हो जाएगा। तो ये आपका फुल मॉडल पेपर सोल्यूशन है। अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं, आप चैनल को लाइक शेयर कमेंट्स जरूर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।